मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 35 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। आज उस पर वैसे एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न अच्छे से पढ़िए बेटे। देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक क्षण चुंबक के केंद्र से, क्षण चुंबक की लंबाई हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जबकि क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 8 एम्पियर इंटू मीटर है। तो सॉल्यूशन देखिए सब बच्चे। सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें गिवन है उसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो चीज यहाँ पर आपको पता है उसको यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ध्रुव सामर्थ्य m = 8 एम्पियर इंटू मीटर, मात्रक के साथ लिखा करें। इसके बाद में क्षण चुंबक की लंबाई, चुंबक की लंबाई 2l, क्योंकि हम इसको 2l से ही लिखते हैं। और ये कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 × 10⁻² मीटर। इसके बाद कहां पर ज्ञात करना है? r = 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻² मीटर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए सब बच्चे, कि यहाँ पर r > l है। 2l की वैल्यू, अच्छे से देखिए, यहाँ पर 2l की वैल्यू यानी क्षण चुंबक की लंबाई गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। जबकि r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, यानी इससे लगभग 20 गुना ज्यादा, क्योंकि l की वैल्यू हो गई 2.5 सेंटीमीटर और r की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। तो r यहाँ पर l से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ पर 20 गुना इससे बड़ा है। तो बेटे देखिए, अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने जो फॉर्मूला डिराइव करा उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, बी अक्षीय जब r > l होता है उस कंडीशन के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न आएगा, चाहे नीट का एग्जाम दोगे चाहे जेईई का एग्जाम दोगे, उसमें हमेशा r > l का ही पूछा जाएगा 99% केसेस में। तो देखिए, b अक्षीय बोर्ड एग्जाम में तो इसी बेस पे पूछा जाएगा। b अक्षीय कितना है बेटा? अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं तो 2 × μ0/4π M/r³, जहां देखिए फॉर्मूला तो ये हो गया, ये बी अक्षीय का फॉर्मूला है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये m ध्रुव सामर्थ्य है, जबकि कैपिटल M, जहां कैपिटल M = होता है m × 2l। या इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण होता है ध्रुव सामर्थ्य और इसकी लंबाई, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी का गुणनफल। m की वैल्यू है 8 और 2l का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻²। तो 8 × 5 40 × 10⁻²। मात्रक होता है इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको निकाल लिया। अब इसका परिमाण निकाल लेते हैं बेटे। बी अक्षीय का परिमाण = 2 μ0/4π का मान, μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, आपको ध्यान रखना है। इनटू कैपिटल M की वैल्यू कितनी आई? 40 × 10⁻² अपॉन r³ कितना दे रखा था बेटा? 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 10⁻², यानी इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 5 × 10⁻⁻1। क्यों? क्योंकि ये 50 है, 5 × 10⁻1 है, इंटू 10⁻², सॉल्व करा तो 5 × 10⁻1 आ गया। तो r की जगह रखा 5 × 10⁻1 का होल क्यूब। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 40 × 2 80, 10⁻7 × 10⁻9 सॉरी -2, तो हो गया 7 और 2 9। 5 × 10⁻1 का क्यूब, तो पहले 5 का क्यूब करो, 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 125 इंटू 10⁻1 का क्यूब 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए। 80/125 इंटू 10⁻6। 80 में 125 का भाग लगाइए
तो ये आएगा 80/125, 0.64 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, लगा के देख लीजिएगा, ये आएगा 0.64 इंटू 10 की पावर -6। और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है आपको बताया गया बेटा, इसका मात्रक क्या होता है। या तो आप लिखोगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताया गया था बेटा आपको टेस्ला, ऐसा ही मात्रक आप लिखोगे टेस्ला, या इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, बताया गया बेटा। तो आप यहाँ पर टेस्ला लिखोगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.64 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, ये इसका आंसर है। ये तो अक्षीय का आ गया। अब निरक्षीय का कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सब बच्चे देखिएगा, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हाँ जी, बोर्ड पे देखिए, फॉर्मूले दोनों याद रखना है आपको। एक तो बी अक्षीय इज इक्वल टू होता है, मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, तो 2μ0/4 पाई कैपिटल M/r³, और बी निरक्षीय होता है μ0/4 पाई कैपिटल M/r³। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2 करोगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 करने पर तो क्या गिवन होगा आपको कि बी अक्षीय अपॉन बी निरक्षीय बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2μ0/4 पाई कैपिटल M/r³ अपॉन, इसको लिखिए μ0/4 पाई कैपिटल M/r³। क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो गई, μ0/4 पाई से μ0/4 पाई, M/r³ से M/r³। तो बेटा इसकी जगह क्या मैं 2:1 लिख सकता हूँ, यानी 2:1। इसको सॉल्व करा तो बी अक्षीय अपॉन बी निरक्षीय बराबर आ गया 2:1, यानी बी अक्षीय इज इक्वल टू होता है 2 इंटू बी निरक्षीय। देखो अब हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल ये चीज ध्यान रखनी है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी अक्षीय और बी निरक्षीय का अनुपात कितना होता है, 2:1। कभी आपको अक्षीय की वैल्यू दे देंगे, निरक्षीय की वैल्यू पूछ लेंगे, तो बेटा यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे। हो सकता है कभी निरक्षीय का मान दे दिया जाए और अक्षीय का मान पूछा जाए, तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया। सेम रिलेशन वहां पर आता था चैप्टर नंबर 1 में, ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्षीय। तो देखिए बी अक्षीय का मान अभी भी हमने निकाला 0.64 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला इज इक्वल टू 2 इंटू बी निरक्षीय। सॉल्व कर लो बच्चों, तो आ जाएगा बी निरक्षीय बराबर 0.32 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। आप समझ में आई, यानी आपको ये रिलेशन भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके परिमाण की। एक जानकारी और सुन लो, अगर यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में होगा, वहां भी बताया था, यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो बी अक्षीय, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एम वेक्टर, क्योंकि दोनों की दिशा सेम होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये क्षण चुंबक, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, तो दिशा होगी इसकी इधर तरफ। अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो बड़ा इधर जा रहा था बेटा, तो इसकी दिशा भी, जब दोनों एक ही दिशा में है तो यहाँ पर बराबर हमने कर दिया, कोई यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि बी निरक्षीय में यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आ जाता था। क्यों आ जाता था, क्योंकि एम वेक्टर और बी निरक्षीय, यानी चुंबकीय आघूर्ण तो इस दिशा में लग रहा है आई कैप, जबकि यहाँ पर परिणामी इस दिशा में जा रहा था। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर वेक्टर में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वेक्टर लगाना है, जबकि निरक्षीय के लिए माइनस लगाना है। एक चीज तो ये ध्यान रखना, एक इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, और एक ये रिलेशन ध्यान रखना, बी अक्षीय इज इक्वल टू 2 इंटू बी निरक्षीय। तो देखिए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल व बल आघूर्ण की गणना। ऐसा एक टॉपिक पहले भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, उसमें था समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण की गणना। क्योंकि यहाँ पर जो क्षण चुंबक होती है इसमें 2 ध्रुव होते हैं, आपको पता है बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उत्तरी ध्रुव पॉजिटिव और दक्षिणी ध्रुव नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले बल के बारे में बताते हैं। बल से क्या होता है, ट्रांसलेशन, स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति होती है। यानी अगर कोई पिंड होगा, इसका द्रव्यमान m है, अगर उस पर F फोर्स लगाया जाएगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर,
उसमें x विस्थापन आ जाएगा। ये बल का है। बल आघूर्ण में क्या होता है? बल आघूर्ण में घूर्णन गति होती है, जो पंखे की गति होती है वो बल आघूर्ण के कारण होती है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, बल की वजह से, फोर्स की वजह से कोई पिंड एक स्थान से शिफ्ट होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, यानी कि बेटा स्थानांतरीय गति होती है। बल आघूर्ण की वजह से कोई पिंड अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, जैसे पंखे की गति होती है। क्लियर है? बल और बल आघूर्ण का मतलब आप समझ गए। अब यहाँ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक रखी हुई है, उसमें हमें बल और बल आघूर्ण की गणना करनी है। सबसे पहले आपको समरूप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा दोनों एक समान हो। यानी किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी एक समान होगा और दिशा भी एक समान होगी। दिशा की दिशा में बताइए आई कैप के अनुदिश। ठीक है, यहाँ पर तीव्रता का परिमाण चाहे यहाँ पर तीव्रता का परिमाण चाहे यहाँ पर तीव्रता का परिमाण एक समान है। अब इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक रखी हुई है इस तरह से, जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना के, क्षेत्र की दिशा कहाँ है? आई कैप के अनुदिश, ये क्षेत्र की दिशा है और इस दिशा से ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्लियर है बच्चों? तो आइए इसको डायग्राम बनाते हैं। ये कोई छड़ चुंबक, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m। यह बेटा आपको पता होगा। अब आप जानते हो फर्स्ट चैप्टर में, देखो बार बार मैं चैप्टर नंबर 1 में आपको लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F = Q × E वेक्टर। आया ऐसा ध्यान? F = Q × E वेक्टर। फिर वहां पर आपको बताया था कि अगर आवेश Q अगर पॉजिटिव हुआ तो F = क्या हो जाएगा? +Q × E। और अगर Q नेगेटिव हुआ, Q अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा बेटा? F वेक्टर = -Q × E वेक्टर। बताया गया था आपको कि धनात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ऐसा आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था। अब इसी चीज को यहाँ पर लिंक करते हैं। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर में आपको अभी इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था, B वेक्टर = होता है F/m। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? बल बटे ध्रुव सामर्थ्य का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो F वेक्टर = क्या आ जाएगा? mb वेक्टर। अब यहाँ पर जो ध्रुव सामर्थ्य वो दो प्रकार का होगा। अगर ये m पॉजिटिव है तो क्या होगा? F वेक्टर = +mb वेक्टर। और अगर m नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा? F वेक्टर = -mb वेक्टर। क्लियर है? अब आपको समझना है, धनात्मक ध्रुव सामर्थ्य पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और ऋणात्मक ध्रुव सामर्थ्य पर बल, नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी और इसकी दिशा अपोजिट होगी। तो ऋणात्मक ध्रुव सामर्थ्य पर बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखते थे ना कि धनात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना है। धनात्मक की जगह उत्तरी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए बेटा, अब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं केवल इसको समझा रहा हूँ, इसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए, +m पर लग रहा चुंबकीय बल, +m पर लग रहा चुंबकीय बल F = +mb, समीकरण नंबर 1। -m पर लग रहा चुंबकीय बल, तो F वेक्टर = -mb। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से नेट फोर्स कितना लगेगा, यानी अभी हमने यहाँ पर इन ध्रुवों पे लगा लिया। अब आप देखिए कि नेट फोर्स यानी छड़ चुंबक पर कितना बल लगेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो तो mb - mb कितना हो जाएगा बेटा? 0। यानी नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स यानी कुल बल कितना हो गया? 0।
अगर इस पिंड पर यानी इस क्षण चुंबक पर नेट फोर्स 0 है तो क्या ये स्थानांतरीय गति करेगी? नहीं, ये स्थानांतरीय गति नहीं करेगी। यहाँ से आपको ये समझ लेना है कि ये पिंड ऐसे शिफ्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर फोर्स कुछ ना कुछ निकल कर आता तो ये स्थानांतरीय गति करने लग जाती है। तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कि क्यों ये स्थानांतरीय गति नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर एफ नेट यानी कुल बल कितना आता है, यहाँ पर 0 आता है। ये तो बात हो गई समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। 12th स्टैंडर्ड में आपको इतना ध्यान रखना है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल का मान हमेशा 0 होता है। अब सपोज कीजिए बच्चों, आइए आगे इसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र की जगह ये असमरूप होता, ऐसा मान लीजिए। वैसे आपके 12th क्लास में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपके समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि असमरूप चुंबकीय क्षेत्र होता। तो बेटा अगर असमरूप चुंबकीय क्षेत्र होता तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग आती है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग आती है। सपोज कीजिए कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान होता 10 टेस्ला और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता B2 = 5 टेस्ला। ऐसे सपोज कीजिए अलग अलग आ रहा है। अगर समरूप होता तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, हर जगह 10 होता है। लेकिन असमरूप है तो यहां पर 10 और यहां पर 5, ऐसा मान लेते हैं। और ध्रुव सामर्थ्य तो बराबर होता है। ध्रुव सामर्थ्य मान लिया यहाँ पर +2 और यहाँ पर -2। तो बल कितना लगेगा यहाँ पर? तो इस जगह फोर्स आएगा F = mb × 2 × 10। तो यहाँ पर F = हो गया 20 न्यूटन। यानी कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव पर 20 न्यूटन का बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। धनात्मक पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इसी प्रकार ऋणात्मक पर बल कितना लगेगा बेटा? इधर देखिए, F इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया। क्योंकि असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है तो बल भी यहाँ पर अलग अलग आएगा, जबकि इससे पहले समरूप था तो बल भी सेम आ रहा था। F2 = यहाँ पर क्या होगा? mb, यहाँ चाहो तो आप लिख दे -mb। 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2 है। m की वैल्यू है 2 -2 इंटू B2 की वैल्यू है 5। तो बेटा यहाँ पर -10 न्यूटन। -10 न्यूटन का मतलब होता है 10 न्यूटन -i कैप डायरेक्शन में। फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो बेटा देखिए यहाँ पर 20 न्यूटन का बल इस दिशा में और 10 न्यूटन का बल इस दिशा में। तो परिणामी बल किधर लगेगा? परिणामी बल 10 न्यूटन का इधर लगेगा। तो इस क्षण चुंबक, जो क्षण चुंबक के ये स्थानांतरीय गति करेगी। बात क्लियर है? यानी आपको ध्यान रखना है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा तो प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होने के कारण चुंबक पर बल का मान सदैव 0 होगा। अगर बल का मान 0 है तो बेटा ये स्थानांतरीय गति नहीं कर पाएगी। क्लियर? अगर असमरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बल का मान निकल कर आएगा। डिपेंड करता है कि ये वैल्यू क्या रहेगी। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि यहाँ पर बल का मान निकलेगा, इस कारण ये स्थानांतरीय गति करेगी। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कौन कौन सी होगी। तो अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा तो स्थानांतरीय गति नहीं होगी, जबकि घूर्णन गति होगी। ठीक? अगर असमरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा तो स्थानांतरीय भी होगी और घूर्णन भी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आइए आज का इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा इसको पहले रफ करता हूं मैं। हाँ, अभी तो मैंने केवल बल के बारे में बताया, बल आघूर्ण के बारे में और बताता हूं मैं आपको। देखिए बल आघूर्ण भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ये क्षण चुंबक रखी हुई है। एक बल लग रहा है इस दिशा में और एक बल लग रहा है इस दिशा में। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक? दोनों बल परिमाण में बराबर होने के कारण, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण नेट फोर्स यहाँ पर 0 आ गया। लेकिन बल आघूर्ण यहाँ पर क्या होगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, अच्छे से समझ लीजिएगा। बल आघूर्ण की परिभाषा होती है किसी भी एक बल का परिमाण, क्योंकि यहाँ पर दोनों बल सेम है, इनटू इन दोनों बलों की क्रिया रेखा। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, दोबारा समझ लीजिए। इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगा। बल का परिमाण कितना है? mb। यहाँ पर mb लगता है, यहाँ पर -mb लगता है, लेकिन बल का परिमाण हो गया mb। क्लियर? अभी देखिए
इन दोनों बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा का मतलब होता है एडजॉइनिंग लाइन, यानी कि इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, वो इस तरह से गुजरनी चाहिए बेटा बल के अनुदिश, क्योंकि बल इस दिशा में है तो ये इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी ये एडजॉइनिंग लाइन ये हो जाएगी अनुदिश रेखा, इसकी अनुदिश रेखा ये वाली हो जाएगी। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ध्यान से देखिएगा, ये हो गई इसकी लंबवत दूरी, इसको यहां से ना बनाकर अपन यहां से बना देते हैं, ये हो गई इसकी लंबवत दूरी। क्लियर है, 90 डिग्री का बन रहा है। दोबारा देखिए, n और s के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2l, ठीक है, ये कोण कितना माना हमने थीटा, शुरुआत में बता दिया था मैंने आपको कि ये क्षण चुंबक समरूप चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा हुआ है। इस बिंदु को n मान लिया, इस बिंदु को s मान लिया, इस बिंदु को o मान लीजिए, तो लंबवत दूरी कौन सी आ गई, ये वाली आ गई लंबवत दूरी। अब किसी तरह से आप NO का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, ठीक है बेटे। अब आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे, देखिएगा सब बच्चे, चाहो तो आप यहाँ से देख के लिख भी सकते हो, नहीं तो पीडीएफ का वेट करो। सबसे पहले माना एक क्षण चुंबक, ये थ्योरी बहुत जरूरी रहती है, बिना थ्योरी के आपको नहीं लिखना है, क्योंकि कोई आप नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, नहीं कोई जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप 12th बोर्ड का एग्जाम दोगे, उसमें थ्योरी बहुत मस्त रहेगी, ये थ्योरी नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। माना एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य और रटना भी नहीं है इस थ्योरी को, इसका ध्रुव सामर्थ्य m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है। यह क्षण चुंबक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखी गई है, जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है। अभी बताऊंगा मैं आपको, दर्शाया गया है। डायग्राम भी देख लीजिए बेटा, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षण चुंबक है जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखी हुई है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव रहेगा और यहाँ पर दक्षिणी, ऐसा नहीं हमेशा उत्तरी यहाँ कहीं भी रख सकते हो, यहाँ उत्तर होगा तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा। इस उत्तरी ध्रुव पर बल लगेगा इस दिशा में, और इस दक्षिणी ध्रुव पर बल लगेगा इस दिशा में। बताया भी मैंने आपको, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य होता है +m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य होता है -m। +m पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और -m पर विपरीत दिशा में। इस डायग्राम को बनाइएगा बेटा। अब मैं इसको रफ यहाँ पर लिख देता हूँ। एक काम कीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तरी ध्रुव यानी +m पर लग रहा चुंबकीय बल मैंने नाम दिया F1 वेक्टर +m v वेक्टर, समीकरण नंबर 1। दक्षिणी ध्रुव पर लग रहा चुंबकीय बल, वैसे हमें तो पता है कि दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी पूरी लिखनी पड़ेगी, -mv वेक्टर, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत हैं, होने के कारण
के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अतः, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अतः क्षण चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, रखने से यहां पर किसी भी एंगल पे रख दीजिए, रखने पर उस पर लग रहा परिणामी चुंबकीय बल, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, चुंबकीय बल, लग रहा परिणामी बल सदैव शून्य होगा। नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? शून्य होगा, इसलिए ये स्थानांतरित गति नहीं करेगी। तो हमने बल की बात कंप्लीट कर ली बेटा। अब आ जाते हैं बल आघूर्ण की परिभाषा। इसको भी आपको नोट करना है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं बल आघूर्ण पर। हेडिंग डालने मैंने बल आघूर्ण, ठीक है। यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी अभी हमें। ये डायग्राम, यहाँ पर ये क्षण चुंबक, ठीक है बच्चों। ये एंगल कितना? थीटा। यहाँ पर फोर्स लग रहा था N पर इस दिशा में और S पर इस दिशा में। ये N है और ये S है। इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये हो गई लंबवत दूरी। इसको N बिंदु, ये S बिंदु और ये O बिंदु। आइए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो यहाँ पर चूंकि बल आघूर्ण की परिभाषा से, बल आघूर्ण आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो, दोबारा बता देता हूं। बल आघूर्ण से घूर्णन गति होती है, बल आघूर्ण की परिभाषा होती है, बल आघूर्ण की परिभाषा से बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है, किसी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बल, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसको रख देता हूँ। बल आघूर्ण को टॉ से लिखा जाता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने किसी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा, की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बल आघूर्ण की परिभाषा होती है किसी भी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी टॉ इज इक्वल टू बल का परिमाण, समीकरण 1 और समीकरण 2 देख सकते हो। किसी एक बल का परिमाण mb इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी no, ये आ गया समीकरण नंबर 3। लंबवत दूरी है ना, देखिए इधर एक डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना। ये कोण है थीटा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 2l, ये 90 डिग्री, ये n पॉइंट, ये s पॉइंट और ये o पॉइंट, ठीक है बच्चों। हमें कर्ण पता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब पता करना है और कर्ण पता है। तो बच्चों देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, यानी NO अपॉन 2l, यानी कहने का मतलब NO यानी जो लंबवत दूरी है ये 2l साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। तो याद रखेंगे, तो टॉ इज इक्वल टू MB इंटू NO, 9 की जगह 2l साइन थीटा, क्लियर है। टॉ इज इक्वल टू इस m और 2l को एक साथ लिख लीजिए, m इंटू 2l b साइन थीटा 2l, ठीक है ना, 12 में ही पढ़ रहे हो तुम, ठीक। आगे देखिए इसको m इंटू 2l, मतलब अपना काम कंप्लीट हो चुका। तो टॉ इज इक्वल टू आया m इंटू 2l इंटू b इंटू साइन थीटा। बच्चों याद करो m इंटू 2l इज इक्वल टू होता है कैपिटल M, ये ध्रुव सामर्थ्य और ये 2l दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, जो किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण के, ठीक। तो यहाँ से टॉ इज इक्वल टू आ गया MB साइन थीटा। ध्यान रखना जो मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा वहां पर बच्चे ने गलती कर रखी है,
वहां पर स्मॉल m को भी कैपिटल M लिख रखा है, यहाँ भी कैपिटल M, यहाँ भी कैपिटल M, आप करेक्ट कर लेना। वो तो होशियार बच्चा था, उसको तो पता है, उसके तो 97% है, ठीक है, उसको तो पता था कि कहाँ पर स्मॉल m लिखना है, कहाँ पर कैपिटल M लिखना है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बहुत होशियार बच्चे की कॉपी है वो, m इंटू 2l, ठीक है, ये स्मॉल m इंटू 2l जो कि बन जाएगा कैपिटल M, ठीक है, इसलिए आप गलती मत कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा। सदिश गुणा की परिभाषा, सदिश गुणन की परिभाषा आ रहा होगा याद, सदिश गुणनफल की परिभाषा, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू m क्रॉस b। 11th क्लास में सीखा होगा आपने, नहीं सीखा तो ध्यान दीजिएगा इधर। a डॉट b इज इक्वल टू होता है ab sin थीटा और a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ab, यहाँ पे ab cos थीटा, ab sin थीटा। a डॉट b इज इक्वल टू होता है ab cos थीटा और a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ab sin थीटा। ab sin थीटा करके लिखा होगा तो आप क्या लिखोगे, a क्रॉस b, और एक प्रॉपर्टी और होती है a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है माइनस b क्रॉस a, तो यहाँ पर माइनस b क्रॉस m आएगा, ठीक है। तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस b, या आप लिख सकते हो माइनस b क्रॉस m। तो ये हो गया बेटा। अब इस पे बेस आपको एक प्रश्न कराऊंगा मैं अगले वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैंने आपको बल और बलागुण बताया था, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल का मान 0 होता है और बल आगुण आता है टॉ वेक्टर इज इक्वल टू m क्रॉस b। इस पूरे डेरिवेशन को समझाया मैंने, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, नहीं तो जब मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा तब आपको नोट करना है, क्योंकि इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही।